नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज भारत के महान बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी का 18वां पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है। हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों में सबसे ज़्यादा चर्चित छात्र संगठन बापसा यानी बिरसा अम्बेडकर फूले स्टूडेंट्स एसोसिएशन के संगठन अध्यक्ष प्रमोद सागर जी हैं। मान्यवर कांशीराम की राजनीति का अंत हो चुका है। मान्यवर कांशीराम जी ने जो पार्टी खड़ी की थी बसपा, उसका अंत हो चुका है। कल के जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसमें भी बसपा के प्रत्याशी हार गए। बसपा को हरियाणा में 0 सीटें मिली हैं। ऐसी बातें मीडिया में आए दिन आप सुनते हैं कि मान्यवर कांशीराम की राजनीति का अंत हो गया है। वो जात पात की राजनीति थी, समाज को बांटने की राजनीति थी। बहुत सारे लोग यहाँ तक बोल जाते हैं कि अच्छा ही हुआ, देश को बांटने की राजनीति खत्म हो गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि जो साहब का जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था, जिसमें जो उन्होंने बोला कि जो एक है विक्टिम ऑफ द सिस्टम, एक है बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम। जितने भी विक्टिम हैं उनको एक साथ ला कर के उन्हें एक आंदोलन खड़ा किया। बेचारे एक आत्मसम्मान का आंदोलन था, जिसको बुद्ध से लेकर के पेरियार, फुले और जो बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब ने जन जन तक पहुंचाया। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि हाँ, राजनीतिक रूप से ज़रूर नुकसान हुआ है कि जो उन्होंने पार्टी बनाई थी बसपा, जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बहुजन जो विचारधारा जो महापुरुषों की, उनको उनकी आर्थिक और मुक्ति और सामाजिक आंदोलन को लेकर चल रही, तो उसमें राजनीतिक रूप से ज़रूर है एक नुकसान है काफ़ी 1-2 चुनाव में। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अंत हो चुका है, क्योंकि एक विचारधारा है। साहब ने बोला कि 21वीं सदी हमारी होगी, और वही है कि हम तुम्हारा जो राजपाट है बिना बाबा साहब का, जो बच्चों के बिना बाबा साहब का नाम लिए चलने नहीं देंगे। आज जो पार्टियां बोलती थी जातिवादी पार्टी का जो तमगा देती थी बीएसपी को, उसी पार्टी की जो विचारधारा है, जो साहब की विचारधारा को अपनाने को मजबूर है। तो ये क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि इसको यही एक मात्र तरीका है उनकी कांग्रेस को बचाने का। कांग्रेस भी देख लीजिए, जो संविधान बचाओ का जो आंदोलन कर रहे कि यहाँ से वो साहब ने शुरू किया था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किया था। और कास्ट सेंसस का जो मुद्दा जो गरमाया हुआ है, जो साहब ने बोला जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी जिम्मेवारी, उस चीज़ को तब ये तमाम जो मानववादी मीडिया है, अपर कास्ट जो इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कास्टिस करके नकार दिया था। वही नारा एक अपर कास्ट की तरफ से आ रहा है, अब उसको सब लोग एक्सेप्ट करें। तो आज पार्लियामेंट में विचारधारा के रूप से देखिए, पार्लियामेंट में इस बार संबोधन सबने किया, तो जय भीम में संबोधन किया था। ये पहली बार हुआ है कि संसद में सब लोग संसद वो जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए और वहाँ संबोधन जय भीम से हुआ। तो ये हमारी मान्यवर साहब के मूवमेंट की बेचारे की जीत है। हम मतलब ये मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म करना एक इस मूवमेंट का एक तरह से हम बेइज्जती करना है कि उस मूवमेंट को जो आज जो बहुजन राजनीति है, जो चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, तमाम संगठन हैं जो बहुजन का नाम लेकर के जो राजनीति करे, वो उसका बीजारोपण मान्यवर साहब ने किया, एक अल्टरनेट दिया। तो उन अदर जो पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर होना पड़ा कि इस लैंग्वेज को बोलने का। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें हाँ राजनीति में आता है, होता जाए। कांग्रेस भी 70 साल तक पावर में रही थी, वो भी एक इतना सीट नहीं आया कि विपक्ष में भी रह ले। तो उनका भी बीजेपी कई 3 सीट लेकर थी, 2 सीट बीजेपी का है। तो राजनीति में एक उतार चढ़ाव अलग रहते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से ये पार्टी एक विचारधारा है, विचारधारा कभी ख़त्म नहीं होती है। बस उनका थोड़ा सा एक फेज़ आता है, कम होती ज़्यादा, एक ऐसा डिक्लाइन नहीं कह सकते हम। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को विचारों के घमासान का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पर आप जब बापसा संगठन यानी जिस पर एक जातिवादी संगठन होने का आरोप है, उसको चलाने में कांशीराम की राजनीति से कैसे मदद लेते हैं? देखो, खासकर तब जब यहाँ पे वामपंथियों का दबदबा कम से कम छात्र राजनीति में है, एक सपने हैं जो
कहीं ना कहीं से कहा जाता है कि बहुजन मूवमेंट के पास वो सपने नहीं है जो वामपंथियों के राजनीतिक पार्टियों के पास हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। युवाओं के सपने कम्युनिस्ट पार्टी ज़्यादा दिखाती है, बहुजन मूवमेंट कम दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती है। पहली बात है कि ये सारी चीज़ें हैं मीडिया के द्वारा ये प्रचारित है। अगर वामपंथी आंदोलन देखिए, कौन सा एक वामपंथी बता दीजिए कि जिसने एक दलित या जो आदिवासी या कोई बहुजन कम्युनिटी से चेहरा एक बड़ा सा कह दिया हो। सारे जो लीडरशिप है, जब मान्यवर साहब की सारे जो पार्टी हैं उनकी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप में अप्रकाश है। तो उस चीज़ का जो हर एक पार्टी में हेजेमनी है, उस चीज़ को हेजेमनी को काउंटर के मान्यवर साहब आते हैं, उनको जातिगत पार्टी साइडलाइन करते हैं। एक लिमिट के बाद उनको मजबूर हो जाता है कि अब साइडलाइन नहीं करें। पहले उन्होंने साइडलाइन किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कोऑप करना स्टार्ट की। साइडलाइन तो नहीं कर सकते, कोऑप करना स्टार्ट कर दिया। सेम कैंपस में भी है, यही चीज़ है कि एक कैंपस में एक आइकन है जो बापसा जो मान्यवर साहब का था कि बामसेफ के थ्रू हर एक जो लोकल लीडर्स हैं उनके आइकन को लेकर के उन्होंने एक जो रविदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे मंगूराम हो, चाहे घासीदास हो, चाहे नामदेव जो शूद्रा मूवमेंट हो, चाहे पेरियार हो, तमाम जो संत महापुरुष हैं उनको साइडलाइन करते, उनको ला करके लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, उनके संघर्षों को किया। वही बापसा ने कैंपस में करता है। बापसा ने इस तरह से जातिवाद ऐसा कहाँ, जातिवाद को एक्सपोज करना, ये बताना, तो ये कहाँ से जातिवाद है। तो बापसा ने उन आइकन को कैंपस में स्थापित किया। हम रविदास जयंती, कर्पूरी ठाकुर की जयंती, बाबा साहब की फुले की जयंती, इन जो कैंपस में जो इनविजिबल थे उनको हमने विजुअल फॉर्म में पेश किया। तो लोग बोले कि जातिवादी राजनीति है। जातिवादी असल में वो जातिवादी राजनीति ये लोग करते हैं जो हम पे तमगा देते हैं। अब वही मैं एग्जांपल दिया था कि कास्ट सेंसर का मुद्दा जब मान्यवर साहब उठा रहे थे, जिसकी जितनी संख्या बारी, तब ये बोले जातिवादी है। अब वही कांग्रेस तरफ से आ रहा है तब बोल रहे हैं, तो वही सेम नारा बोल रहे हैं कि बता नहीं रहे कि कहाँ से नारा आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो वो भी है कि सर जी जय भीम बोलेंगे, संविधान बचाओ का ढोंग करेंगे। कास्ट सेंसर का मुद्दा गया, जिसकी जिनसी संख्या भारी है। तो वो आपको लग रहा है कि कांग्रेस ढोंग कर रही है संविधान? बिल्कुल वो ढोंग है। ये बताओ, संविधान कांग्रेस के पास इतने साल तक पावर रही, तब कांग्रेस ने क्या किया था? उनके हाथ में सब कुछ सत्ता पावर थी। कितने इन्होंने रिजर्वेशन फुलफिल किया, कितना उन्होंने संविधान बचाने का किया। जब कांग्रेस का अपना अस्तित्व खतरे में आया तब संविधान उनको याद आ रहा है, संविधान याद आ रहा है, दलितों को याद आ रहा है, जो कास्ट सेंसर का मुद्दा याद आ रहा है। तो अभी एक चीज़ है कि कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं प्रकार कास्ट सेंसर की सब बात कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टरनेट कास्ट सेंसर हो भी जाएगा तो क्या उन अनुपात में वो पद भरे जाएंगे? क्या उन अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा? ये कोई बात नहीं कर रहा कि कास्ट सेंसर की बात कर रहे हैं। बिहार में कास्ट सेंसर हुआ, डाटा सबके सामने क्या किया उन्होंने। तो जब तक इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, ना ही रोड मैप है कि जो कास्ट सेंसर कराने के बाद उस डाटा का हम करेंगे क्या जो सर्वे आएगा उसको, जो मान्यवर साहब का जो था कि जिसकी जितनी संख्या वाली, उसको उस अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा कि नहीं। वो प्रतिनिधित्व चाहे आप मीडिया इंडस्ट्री में देख लीजिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, संसाधनों पे देख लीजिए, चाहे पॉलिटिकल देख लीजिए, हर क्षेत्र में फिर बंटवारा होगा। उसको कौन सी पार्टी ईमानदारी से लागू करती है, वो सबसे देखने वाली बात होगी। कांशीराम जी की ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको लगता है कि आप प्रेरित होते हैं? देखो, सबसे उनका बढ़िया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय सेल्फ फंडेड, और उसमें उन्होंने किया कि पे बैक सोसाइटी है कि जब हम उन्होंने एनालाइज किया कि बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं वो ख़त्म हो गए, लाखों संगठन हैं, तो क्योंकि किसी का अगर सहारा लेते हो तो इशारा भी आता है, उस तरफ ना, इसलिए कि कोई भी मूवमेंट है सेल्फ फंडेड होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट तभी उन्होंने 1-1 रुपये लेकर के मूवमेंट चलाया था। तो उनका सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि समाज को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। उस समाज में एक हुक्मरान बनने वाली सोच पैदा की कि एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी एक सोच देश के हुक्मरान की सोच सकता है। जैसे बाबा साहब ने बोला कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं, उसको जो मान्यवर साहब ने धरातल पर लेके और करके भी दिखाया। यूपी में 4 बार उन्होंने सरकार बनाई, कश्मीर से कन्याकुमारी हर जगह उनका 1-2 सीटें आती थी, कश्मीर भी 4-5 सीटें थी, ऐसा नहीं, उनका मूवमेंट का प्रभाव हर जगह है। तो उनका सबसे अच्छा पे बैक सोसाइटी वाला वो कंसेप्ट है, वो मुझे काफ़ी मतलब वो करता है कि जैसे एक इंटेलेक्चुअल है वो पढ़ गया है, उसकी जिम्मेवारी बनती है वो बाकी जो कम्युनिटी में जो पीछे लोग रह गए उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे। ये उनको काफ़ी वो चीज़ है उस तरह से।
और उनका जिस तरह से लोगों को उन्होंने जोड़ा है और एक तरह का एक सिस्टम क्रिएट किया कि और उन्होंने सत्ता भी हासिल की। तो आज के दौर में ओनली मान्यवर साहब का जो विज़न है, होलिस्टिक विज़न है, वही एकमात्र है, वही सत्ता तक बहुजनों को पहुंचा सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आज इतने अम्बेडकर संगठन है, बस सेगमेंटल हैं। हर एक मानव बाबा साहब का एक एजुकेशन उठा लिया, वो एजुकेशन चला करके शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा पॉलिटिकल उठा लिया है। जो होलिस्टिक विज़न है, जो सिस्टम बनाया था मान्यवर साहब ने कि इसमें चाहे रिलीजियस वाला भी है, एजुकेशन वाला है, पॉलिटिकल भी है, सामाजिक आंदोलन, सब चीज़ को जो लेके चले वो मान्यवर साहब का ही वो है। उसी विचारधारा, उसी विज़न पे चल कर के हम बहुजनों को हुक्मरान बना सकते हैं। साथियों, आज मैंने इनके बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा सा समय चुरा लिया मान्यवर साहब पर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साबरमती ढाबे पर अभी कार्यक्रम शुरू होना है, तैयारियां चल रही हैं। इनके साथी सारे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ढाबे पर ही साबरमती ढाबे पर पुस्तक प्रदर्शनी भी लगी है, बहुजन पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपने बड़ा ही कीमती वक्त हमारे चैनल दैनिक अम्बेडकर को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।